नमस्कार। तेलंगाना की चुनावी बिसात को लेकर हमने अलग अलग लोगों से बात की और खास करके उन नेताओं से, उन पार्टियों से जिन्होंने तेलंगाना में चुनावी बिसात बिछाने में इस वक्त अपनी अहम भूमिका निभा रखी है। लेकिन इस बार जो सबसे अहम दावेदारी ठोक रही है पार्टी, हालांकि अगर हम वैसे देखें रेशियो उसका, तो विधायकों की संख्या अभी तक उतनी नहीं रही, लेकिन इस बार बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वो कमल भी खिलाएगी बिना किसी बैसाखी के, और इस परिवर्तन की बयार के बीच उसको अपना कुछ फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो फायदा कितना होगा, उसके पीछे क्या चुनौतियां हैं, या फिर कि ये जो विश्वास दिखाई दे रहा है बीजेपी का, इस भरोसे के पीछे आखिर रणनीति क्या है, ये बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं डीडी डायलॉग में। प्रकाश जावड़ेकर जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और खासकर अगर हम तेलंगाना को लेकर बात करें, चुनाव प्रभारी तो हैं ही, लेकिन जब से तेलंगाना का गठन हुआ तब से बीजेपी जब भी कोई यहाँ पर रणनीति बनाती है तो प्रकाश जी को आगे करती है। हर चुनाव में वो यहाँ पर आते हैं और इस बार भी लगभग 3 महीने से प्रकाश जी यही हैं प्रभारी के तौर पर। बेहद ही स्वागत है प्रकाश जी आपका। शुरुआत में इसी से करूंगी, 3 महीने के लगभग आपको इस चुनाव में हो गए, इससे पहले भी आप 2 बार के चुनाव में यहाँ पहुंचे थे। पहले में और अब में बीजेपी की स्थिति में कितना परिवर्तन दिख रहा है? 2 फर्क है। पहले तो 14 में 2 राज्य बने थे, लेकिन आंध्र में हमारा तेलुगु देशम से अलायंस था और यहाँ भी था, तो उस समय एक संध्या काल था, तो वो चुनाव अलग रूप में लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना की सबसे पहले मांग की 1997 में 1 वोट 2 स्टेट्स, और फिर आंदोलन में भी हमारे सारे कार्यकर्ता रहे। 69 में जो 350 युवकों को मारा, उसमें भी हमारे अनेक कार्यकर्ता थे। तो ये हमेशा बीजेपी तेलंगाना की पक्षधर रही। तेलंगाना राष्ट्र समिति भी बनी, तो वो सब चलता रहा। 14 का चुनाव तो उसका था, वो डिवीजन के बाद जो मुद्दा था उसका। उसके बाद उन लोगों को लगा कि क्यों लोगों ने तेलंगाना का किया और अभी क्यों सीन बदला है। केसीआर पर भरोसा इसलिए किया कि भाई केसीआर भी लड़े और 10 साल केवल 1 पॉइंट प्रोग्राम था, तो इसलिए लोगों ने भरोसा किया। लेकिन जिसके लिए 1500 युवाओं का बलिदान हुआ, जिसके लिए लोगों ने इतने सालों साल लड़ाई लड़ी, वो ये था कारण कि भाई आर्थिक न्याय नहीं होता है तेलंगाना के साथ, उनको तरक्की नहीं कर दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, इसलिए उनको अवसर दिया। लेकिन 10 साल में उन्होंने केवल और केवल परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपीसमेंट पॉलिटिक्स की, और इसके कारण आज लोगों का आक्रोश है। उनके अनेक विधायकों को गांव में घुसने नहीं दे रहे। तो ये एक नया बदलाव स्थिति में आया है और मोदी जी पर भरोसा बहुत बड़ा है। 14 में मोदी जी की शुरुआत थी। अब लोगों को पता है कि मोदी कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते और सबको बेनिफिट देते हैं। तेलंगाना में 2.5 करोड़ लोगों को 2 डोज मुफ्त लगाए, 2 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पिछले 48 महीने से मिल रहा है और आगे 60 महीने तक मिलता रहेगा। तो हर एक फैमिली में 1-1 टन अनाज ऑलरेडी गया है। फिर 50 लाख लोगों को मुद्रा लोन मिले, लाखों महिलाओं को उज्ज्वला गैस मिला। तो लोगों को सभी बेनिफिट्स की योजना जो शुरू हुई, अनेक योजनाएं तेलंगाना सरकार ने नहीं ली। अब हम लेंगे सभी योजना और उसका सैचुरेशन भी करेंगे। प्रकाश जी, लेकिन आपने खुद कहा कि बलिदान और जब तेलंगाना का गठन हुआ उसमें बीजेपी की कितनी अहम भूमिका रही। आपको क्या लगता है कि अब जब ये तीसरा टर्म हो रहा है तेलंगाना बनने के बाद, अभी भी लड़ाई जो है इस बात को लेकर के है कि क्रेडिट किसको मिले? हर रैली में केसीआर कह रहे हैं कि उन्होंने तेलंगाना को बनवाया, प्रियंका गांधी कह रही हैं और राहुल गांधी कि अगर उनकी सरकार नहीं होती, सोनिया गांधी नहीं होती तो नहीं बन पाता। तो आखिर ये अभी कांग्रेस को तो तेलंगाना पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। 50 साल उनकी सत्ता थी आंध्र में, यूनाइटेड आंध्र में,
लेकिन 50 साल उन्होंने तेलंगाना फॉर्मेशन को डिले किया, नहीं दिया। विरोध की भूमिका थी उनकी लगातार 2013 तक विरोध की भूमिका थी। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कभी सामाजिक आर्थिक न्याय तेलंगाना के साथ नहीं किया, इसीलिए तेलंगाना में पिछड़ापन आया और इसी के लिए आंदोलन हुआ। इसी के लिए लोग, पहले भी हैदराबाद स्टेट का ये हिस्सा था, तो हैदराबाद स्टेट अलग था, आंध्र अलग था, मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था, तो इसलिए तेलुगु भाषा का एक राज्य बना। लेकिन इन पर अन्याय हुआ, इसलिए ये अलग दो राज्य बने। तो कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार नहीं। मारा किसने? कांग्रेस ने तेलंगाना के 50 साल, ये 1500 जो बलिदान हुआ है वो मारा कांग्रेस ने, और इन्होंने 10 साल में लूटा। तो हम यही कहते हैं कि कांग्रेस ने मारा, टीआरएस ने लूटा, और इसलिए अब मोदी जैसा अच्छी सरकार तेलंगाना को चाहिए, और यही हमारा प्रचार का मुख्य मुद्दा है। मोदी की गारंटी को लेकर संकल्प पत्र भी आप लोग सामने लेकर आए। उस संकल्प पत्र के पन्ने अगर 48 पन्नों को लगातार देखें तो उसमें कई ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जो अभी तक तेलंगाना में और किसी पार्टी ने उठाए नहीं उठाए। ये जो आपने मुस्लिम आरक्षण वाली बात बोली है, आज सुबह से हम अलग अलग डिबेट देख रहे हैं, सबका कहना है कि इसमें कहीं असंवैधानिक तो कुछ था ही नहीं। वो तो इस आधार पर दिया गया कि कौन कितना पिछड़ा हुआ है और कौन कितना ज्यादा गरीब है, लेकिन आपने उसको बिल्कुल टर्न करके एक तरीके से मुस्लिम और हिंदू इस आरक्षण को लेकर। एक्चुअली मुस्लिम हिंदू का मुद्दा नहीं है ये मुद्दा। अपने देश के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मजहब के आधार पर आरक्षण मान्य नहीं किया, और इसलिए ये मुद्दा आया कि मजहब, आप ओबीसी में अनेक मुस्लिम जातियां हैं, उसका किसी ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन एक मुस्लिम मजहब के नाम पर उसको कैटेगराइज करोगे वो गलत है। और इसीलिए कोर्ट में जब भी गया वो अवैध घोषित हुआ। तो इसलिए मजहब के आधार पर आरक्षण हमारे देश में मंजूर नहीं है, ये मुद्दा है। ओबीसी में न्याय, प्रधानमंत्री का ईबीसी स्कीम में भी सबको न्याय मिलता है। जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता ऐसे सभी समुदायों को मिलता है, तो हम कभी भेदभाव नहीं करते। लेकिन मजहब के नाम पर जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो पहले से थे ही। ये जो व्यवसाय आज बोल रहे हैं वो पहले से ही ओबीसी में है। उसको मजहब का ये डालने की क्या जरूरत थी, टोपी पहनने की क्या जरूरत थी? नहीं पहनते तो भी मिल ही रहा था। तो इसलिए ये बहुत गलत हुआ, इसलिए हमने वो मुद्दा लेके। लेकिन हमारे पहला मुद्दा है किसानों को हम 3100 रुपये, यहाँ बीएम कहते हैं पूरे चावल को, और वडला कहते हैं जो पैडी होती है, तो पैडी को हम 3100 रुपये भाव देंगे। 2150 आज भाव है एमएसपी का, उसके ऊपर 950 रुपये, यानी मैंने हिसाब किया यहाँ 22 क्विंटल 1 एकड़ में आता है, तो 1 एकड़ में हम 22,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे मोदी। और दो खरीफ, बहुत लोग 2 क्रॉप लेते हैं, उनको तो 50,000 रुपये मिलेंगे। तो 50,000 रुपये मोदी जी दे रहे, लोग तो 8,000, 10,000, 12,000 की बात कर रहे। तो ये एक है, उसके उत्पादन को सही न्याय कीमत देना, यही किसान की मांग रहती है, तो वो दे रहे। उसके बाद उसका बीमा फ्री करा रहे, तो किसान के लिए न्याय है। फिर एक गाय भी दे रहे, जिनको चाहिए ऐसे किसानों को गाय भी मिलेगी दूध देने वाली। फिर महिलाओं को बहुत न्याय मिला है। महिलाओं को हम, जो बच्ची जन्मेगी, बच्ची के नाम पर 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट उसी दिन उसको हवाले किया जाएगा, उसका नाम रखते ही उसके नाम से वो हो जाएगा। 2 लाख रुपए उसको 18 साल और 21 साल में मिलते जाएंगे। तो ये एक बड़ी स्कीम है। फिर जो महिला कॉलेज गोइंग गर्ल्स है उनको हम लैपटॉप फ्री दे रहे हैं, ये भी एक है। फिर युवाओं को यहाँ टीएसपीएससी की, यानी 10 साल में ये सरकार एक परीक्षा नहीं दे पाई ढंग से, और लाखों लोगों का, युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया। तो हम परीक्षा 6 महीने में लेंगे और पारदर्शी तरीके से लेंगे। जो 2.5 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज है वो जल्दी भरेंगे, और उसके साथ साथ 20 लाख नए रोजगार के अवसर
पैदा करेंगे। तो प्रकाश जी, ये तो वादे हुए एक तरीके से। हाँ, करके दिखाया हमने। हाँ। और वैसे ही करेंगे। तो कांग्रेस भी कह रही है गैस सिलेंडर 500 रुपए, फिर हम तो- बीआरएस कह रही है 400 रुपए। हम तो फ्री दे रहे, उज्ज्वला योजनाओं के लाभार्थियों को 4 गैस सिलेंडर फ्री रहेंगे, क्योंकि जिसको जरूरत है वहां फ्री देने की जरूरत है। आपको और मुझे या यहाँ जो बैठे हैं इनको फ्री की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्री की जरूरत जिनको है उनको देना है। और मोदी जी ने महंगाई पर नियंत्रण रखा। दूसरी आपने बात कही अपने संकल्प पत्र में कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो जो भ्रष्टाचार है इस सरकार का, उसमें चाहे वो डैम वाला भ्रष्टाचार हो या तमाम चीजें जो हैं उसको लेकर एसआईटी का गठन होगा या बहुत सारी चीजें होंगी। ईडी को लेकर के हर चुनाव में बात हो रही है। बीआरएस कह रही है कि यहां पर भी आप लोगों ने उनके ऊपर चुनाव से पहले शिकंजा कसने की कोशिश की, राजस्थान में, सब जगह पर। तो क्या आपको लगता है कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है ये कहीं क्लिक कर रहा है वाकई? क्योंकि ऑपोजिशन तो पूरा एकजुट है इस मुद्दे पर कि आप लोग बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी भ्रष्टाचारी इकट्ठा आएंगे तो उनका भ्रष्टाचार पर तो एक राय ही होगी ना। लेकिन लोग परेशान है भ्रष्टाचार से, वो विरोध करते भ्रष्टाचार को। मैं आपको बताना चाहता हूँ रीमा जी कि आज कांग्रेस के जमाने में आपको भी याद है कि मंत्रियों के ऑफिस में सीबीआई की रिपोर्ट लिखे जाते थे। ऐसा हमने नहीं किया है। हमने उनको आजादी दी है, वो कार्रवाई करते हैं, सबूत मिलने के पर ही करते हैं और उनके सबूत कोर्ट में स्थापित होते हैं। आज अगर दिल्ली के 3-3 मंत्री जेल में है या बाकी लोग हैं तो उसका कारण सबूत है जिसमें दम है और इसलिए हुए हैं। मुद्दा यह है कि भ्रष्टाचार के कारण पूरा लूट लिया, यही हम कह रहे हैं। कितनी अकूत संपत्ति है। अभी वो क्या है, उनका दोनों का, कांग्रेस का और बीआरएस का सूत्र क्या है? पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, ये सूत्र है और इसलिए वो चलाते हैं। तो सत्ता में आने के लिए कितना भाव देंगे? हुजूराबाद में उन्होंने 600 करोड़ रुपए खर्च किए, जो जानकार लोग हैं वो मानते हैं। तो 600 करोड़ रुपए खर्च किए, फिर भी वो चुनाव हारे, क्योंकि अपने देश का मतदाता है जो सही पहचानता है और सही चुनता भी है। तो हमें प्रकाश जी, विश्वास है पूरा। जब इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी, आप लोगों ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि बीआरएस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। अभी तक ये टैगलाइन कांग्रेस के लिए इस्तेमाल करते थे, तो पहले तो डिसाइड होना चाहिए कौन सबसे भ्रष्ट है, नहीं ऐसा बीआरएस है, या कांग्रेस? इसमें सचमुच में तुलना करना बहुत कठिन है। लेकिन सत्य है कि जो भ्रष्टाचारी है उनको भ्रष्टाचारी कहेंगे, उनको सदाचारी थोड़ा ही कहेंगे। और दूसरी बात है, करोड़ों करोड़ों के रुपए मिल रहे हैं। 770 करोड़ रुपए तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने जब्त किए। तो ये भी क्या दर्शाता है? ये पैसे के आधार पर सत्ता लेने का खेल है। एक एक वोट को 3-3, 4-4 हजार रुपए देने की तैयारी है। अगर ऐसा करेंगे तो जो सत्ता आती है उससे वो पैसा ही कमाएंगे, तो जनता को लूटेंगे। तो यही हो रहा है, इसलिए लोगों का गुस्सा है। और मैं मानता हूं कि आम आदमी को ये समझता है कि मोदी देश का भला कर रहे हैं। प्रकाश जी, जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम कल से देख रहे हैं एक शब्द है जो ट्विटर पर भी बहुत चल रहा है, मतलब अब एक्स हो गया, वो उस पर बहुत चल रहा है और देश में इस बात को लेकर बहस चल रही है। बच्चा वो वीडियो देख रहा है राहुल गांधी का। हाँ, अब तो ये क्या था? मतलब आपके हिसाब से आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करना और प्रधानमंत्री का वहां जाना, क्या ये टीम इंडिया की हार की वजह थी? हद हो गई है ना। साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड की हम चर्चा करते हैं और कौन प्रेक्षक आया और कौन नहीं आया उससे कोई हार जीत होती है क्या? हद हो गई। खेल है, खेल में कोई जीतता है, कोई हारता है, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, तो ये तो खेल है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, पनौती कहने तक आ गए, यानी कितनी निराशा भरी हुई है, कितनी असहायता है अपोजिशन की और क्या लेवल है उनकी। मुझे जब पूछा कि ये पनौती कहा, उस पर क्या कहना है, मैंने कहा हर कोई अपने लेवल से बोलता है। अब गाली देने वाला गाली देगा ना, तो दूसरा क्या करेगा? लेकिन उनको पता नहीं मोदी जी को कांग्रेस ने आज तक 100 गाली दे दिए। करेक्ट, कल की गाली ये 100वीं गाली है और 100 गाली दिया। हर गाली के साथ मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती गई।
ये भी नहीं समझ रहे कि गाली नहीं देना आपका चाहिए। इशारा गुजरात की तरफ है। गुजरात में सब जगह। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए किया था और कांग्रेस की जो हालत हुई, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस फिर वही उसी चलन में आ गई है प्रधानमंत्री के खिलाफ? मणिशंकर अय्यर ने 14 के चुनाव में क्या कहा था कि ये तो इतना नीच आदमी ऊपर कैसे आ सकता है, और दूसरा बोले थे कि ये चाय वाला है, ये प्रधानमंत्री मौत थोड़ा का ही बनेगा। सौदागर। और मौत का सौदागर तो पहले बोला, खून की नदी ये पहले बोला, लेकिन बाद में 14 की मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ये तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन बाद में उनको कांग्रेस भवन में अगर चाय का स्टॉल लगाना है तो लगा सकते। अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई, उनको चाय का स्टॉल भी कोई लगाने नहीं देता है। आपको लगता है प्रधानमंत्री से ये कहीं ना कहीं उनकी नफरत है जो दिखाई देती है? क्योंकि हर बार हर चुनाव में ऐसे शब्द, चाहे वो खड़गे जी हो, राहुल एक गांधी हो। आदमी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले का लड़का चाय बेचते बेचते एक ओबीसी का एक लड़का इतना ऊपर आए जिसका कोई सिल्वर स्पून नहीं, गोल्ड स्पून की फैमिली नहीं, ये उनके मन में सहन ही नहीं होता। कांग्रेस एक फैमिली पार्टी है, और फैमिली पार्टी है तो केवल उसी फैमिली का जो लोग एक अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, परिवारवादी पार्टी कौन? वो बोलते हैं आपका नेता और बेटा और बेटी। हाँ, वो कहते हैं बीजेपी में भी तो है। नहीं, मैं बताता हूँ, परिवारवाद की परिभाषा मेरी ऐसी है कि जो पार्टी के सारे निर्णय एक परिवार के डाइनिंग टेबल पर होते हैं वो परिवारवादी पार्टी। यहाँ केसीआर, हरीश, केटीआर, कविता सब डाइनिंग टेबल पर बैठ के फैसले करते, वो तेलंगाना का भविष्य है। आपने पूछा भ्रष्टाचार का, ये जो कालेश्वरम में हुआ अभी कि पूरा बांध बना, ब्रिज बना और ब्रिज धंस गया, अब जांच हुई उसकी तो पता चला कि उसका बेस ही पक्का नहीं था, तो इसलिए सारा पानी छोड़ना पड़ा। आज अब डैम नहीं है, दीवारें हैं, और दीवारों में कोई पानी नहीं है, किसान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलने वाली उससे। तो ये क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा मैंने डिजाइन किया, और यहाँ तेलंगाना के लोग बैठे हैं, क्या उन्होंने असेंबली में प्रेजेंटेशन दिखाकर बताया कि ये डिजाइन मैंने कैसे किया? तो मैंने यही कहा कि नॉन इंजीनियरिंग डिजाइन का ये परिणाम होता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं एलएनटी की तरफ से बनाया गया सारा पैसा नहीं। हाँ। एलएनटी को डिजाइन राज्य सरकार ने दिया था और वो केसीआर का डिजाइन था, ऐसा केसीआर ने खुद बताया, हमने नहीं बताया, उसने खुद असेंबली में बताया, रिकॉर्ड में है, टीवी पर है। तो ये जो हुआ इसके कारण ये अधोगति हुई है। तो भ्रष्टाचार कितना एक धरनी पोर्टल है, यहाँ भी बैठे किसी लोगों की जमीन गई होगी, गई है क्या किसी का बताओ? लेकिन बहुत है, लाखों लोगों की जमीन हड़प हो गई, क्योंकि पहले गांव का रेवेन्यू रिकॉर्ड होता था, वो खत्म ही कर दिया, वो एकदम सरकार ले गई उठा के, और अब किसी को नहीं दिखता। केवल धरनी में जो एंट्री है वही एंट्री भगवान है, और इसलिए उसके बैक एंड से भी उसमें हेरफार किए गए, ये भ्रष्टाचार है। और उसके लिए लोगों में बहुत ये आक्रोश है। इस सब की जांच होगी और जो दोषी होंगे वो जेल में जाएंगे और सजा भुगतेंगे। प्रकाश जी, आपको लगता है कि आप अपने दम पर आ जाएंगे यहाँ सरकार में, या मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे, मतलब इसके पीछे कॉन्फिडेंस कैसे? माने बिना कॉन्फिडेंस के तो पहले काम नहीं होता। और दूसरा है कि लोगों का जो रूप अभी दिख रहा है बदलाव का, वो हम देख रहे हैं। हम केवल पैसे में कमी है, कांग्रेस का कर्नाटक से पैसा बह रहा है, यहाँ इनके पास अकूत संपत्ति है, तो हम पैसे में जरूर कम है। लेकिन ऐसे समय हमारी रणनीति है कि गरीब वर्सेस अमीर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी दुनिया में गरीब वर्सेस अमीर ऐसी लड़ाई हुई, गरीब जीता है, अमीर हारा है। इस बार भी वही होगा। तो आपकी पार्टी गरीब पार्टी है? बिल्कुल, यहाँ गरीबी है। अच्छा। क्योंकि नहीं है कोई, और देश भर में भी हमारा पार्टी अनाप शनाप ऐसा नहीं खर्चा करती। और देखो 10 साल हुए, हमारे लगभग 100 मंत्री, 80 मंत्री होते हैं, कुछ बदले नए आते हैं। तो 100 मंत्री 10 साल में एक पर भी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस और बीआरएस भी आरोप नहीं लगा सके भ्रष्टाचार का। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक मूल्यों के आधार पर सरकार चलाकर दिखाई मोदी जी ने। प्रकाश जी, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी तगड़ी मुहिम चल रही है,
तो कविता को अब तक क्यों छोड़ा हुआ है? नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा जो ईडी एजेंसी है उनके पास जैसे सबूत आएंगे कार्रवाई तो होगी सब पर, जो भी दोषी होगा उस पर। और अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट में गई 22 और तारीख सुप्रीम तक, कोर्ट हाँ। ने कहा कि तब तक आप इंक्वायरी को भी नहीं बुला सकते, और 22 से वो सुनावनी आज से शुरू करने वाले। मुझे पता नहीं क्या होता। हाँ। देखो, लोगों के मन में वो पक्का बैठ गया है। लोगों की मांग क्या है कि उसको जल्दी गिरफ्तार करो। हाँ, मैं वही यानी पूछ रही हूँ कि वही लोग तो मैं ये जानना चाहते हैं कि अरे सब लेकिन अंदर चले गए लेकिन वो तो बची हुई है। ऐसा नहीं है, कोई डील तो नहीं हुई कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असंभव। इसका कारण ऐसा है कि आखिर एक न्याय की प्रक्रिया होती है, जांच की प्रक्रिया होती है। हम किसी को राजनीतिक खुन्नस से नहीं करते। जो भ्रष्टाचारी है सबूतों के आधार पर उनको जेल भेजते हैं। और अभी भी मैं बताना चाहता हूं, हर घोटाले का तेलंगाना में जवाब देना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। इससे पहले कि प्रकाश जी, मैं यहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस भी आपसे जी। सवाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक सवाल ये पूछूंगी। 2024 के लिए एक और बस है यहाँ तेलंगाना में कि केसीआर तो 6-7 महीने बाद अपने सुपुत्र को अपनी गद्दी दे देंगे और उसके बाद वो दिल्ली कूच करेंगे। वो एक तरीके से अलग मुहिम भी चला रहे हैं, जो पार्टियां बीजेपी की विरोधी हैं उनको एकजुट करने की। आप उनको कोई थ्रेट मान रहे हैं 2024 के लिए नरेंद्र मोदी अच्छा, के खिलाफ? मुझे लगा कि उन्होंने पहला वादा किया था कि मैं दलित मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो 6 महीने के बाद वो दिल्ली जाएंगे और यहाँ दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अपने बेटे को? था तो बेटा तो दलित नहीं है ना, दलित परिवार में नहीं जन्मा है, तो इसलिए वो जो हुआ है तो यही है। परिवारवाद क्या होता है? एक ही परिवार से होंगे, पेट से जन्म लेने पर ही आप तय होता है आप सत्ताधारी होंगे कि नहीं होंगे, वो परिवारवाद है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अमित यानी हमारे राजनाथ जी हो, हमारे गडकरी जी हो, हमारे मोदी जी हो, हमारे अमित शाह हो, नड्डा जी हो, हम सभी कार्यकर्ता बहुत सामान्य बैकग्राउंड से ऊपर आए, मेहनत से आए, देश के लिए काम करके आए, सालों साल काम किया, उससे आए। तो वो जो होता है वो अलग है और ये परिवारवाद है। तो 24 का कोई थ्रेट नहीं मान रहे केसीआर? कोई बिल्कुल ही नहीं। हाँ। ऑडियंस से कोई सवाल? हाँ, बताइए। Sir, good evening, sir. गुड इवनिंग। I am Pavan Kumar, journalist, sir. Sir, the frontline assurance you have given in your manifesto is BCCM. This time Yes. you are going with. Sir, if you remember, the same formula is applied by Telugu Desam Party in 2014 elections. They have gone with a CM candidate as BC, R. Krishnaigar. So that formula was unsuccessful. Subject to correction, they hardly got 15 seats. Will you think this time BJP will be successful with BCCM formula? And one more question, sir. मोदी जी ने एक पब्लिक मीटिंग में बताया कि केसीआर came to me and he wanted to join NDA and asked his son to be as chief minister. Sir, it is a conversation between a chief minister and a prime minister privately. And with due respect to prime minister, is that ethical of a high stature personality like prime minister to deliver those words in a public meeting? बताता हूँ। ठीक। बैठिए। Thank you, sir. उसी दिन से हमने एक ही सवाल पूछा जब प्रधानमंत्री ने ये कहा और इन्होंने कहा कि ये प्राइवेट बातें बाहर बोलते हो कि नहीं, तो मुद्दा है आप बोले कि नहीं, बोले कि नहीं, ये मुद्दा है। मुद्दा क्या था? आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते थे कि नहीं? जब ये झूठ की पराकाष्ठा बाहर हो गई तो प्रधानमंत्री ने आईना दिखाया कि भाई साहब आप आकर ये बोले, ये नहीं उन्होंने बोला कि मैं ऐसा नहीं बोला, वो बोल रहे कि ये मेरी हमारे अंदर की बात बाहर क्यों बोला, ये ऑब्जेक्शन है। ये नहीं बोल रहे कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मैं एनडीए में जिंदगी में नहीं जाना चाहता हूँ, ये मैं इंडी अलायंस में जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कुछ बोल रहे। वो बोल रहे हैं अंदर की बात बाहर क्यों बताई? नहीं, लेकिन तो केटीआर ने इस पर बोला, उन्होंने कहा कि क्या हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि हम जाएंगे उसमें, और आप तो सिंकिंग एक तरीके से जहाज हो तो हम तो एनडीए में जाएंगे। पागल कुत्ते ने काटा या किस कुत्ते ने काटा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि 24 में आज किसी को भी पूछो कौन प्रधानमंत्री होगा, उत्तर देश भर से एक ही है, नरेंद्र मोदी। और मैं आज बताता हूं कि हम 350 से ज्यादा सीटें लेकर मोदी तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, देश को और आगे ले जाएंगे, देश के लिए बनेंगे। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं, उनका कोई परिवार ही नहीं।
जो परिवार उनके भाई बहन है, कोई प्रधानमंत्री कार्यालय में कभी आए? उनकी माँ जब चल बसी तो वो गए, केवल फैमिली को मिले, कोई भीड़ नहीं। यहाँ थोड़ा भी कोई नेता गुजर जाता है तो इतनी भीड़ होती है, वहाँ उन्होंने भीड़ नहीं होने दी, किसी वीआईपी को आने नहीं दिया। एक म्यूनिसिपल जो एम्बुलेंस है उसमें रखकर शव को ले गए। वहाँ सीधी लकड़ी थी, चंदन की लकड़ी नहीं रखी थी, और अंतिम संस्कार किया और आधा घंटे में कार्यक्रम के लिए गए। एक 5 मिनट का बहुत भावपूर्ण एक ब्लॉग बताया, वीडियो, और वो करके वो कार्यक्रम में गए, दिन भर के कार्यक्रम पूरे के। तो मोदी एक डिफरेंट कैरेक्टर है, लोग इसीलिए उनको प्यार करते हैं जी। कि अरे इसको कोई मोह नहीं, ये तो सन्यासी है और यही हमें चाहिए। तो मोदी हो या योगी हो, उनको क्यों लोगों को अच्छा लगता है? बिल्कुल, उसमें यही ठीक है। एक उन्होंने वो बीसी वाला सवाल हाँ, पूछा। बीसी वाला जो है, ऐसा ये कोई पॉलिटिकल घोषणा नहीं है। देखो समाज में ये हम कास्टिज्म भी नहीं कर रहे, क्योंकि बीसी इज नॉट कास्ट, बीसी इज क्लास। देयर आर सो मेनी कास्ट विच आर वर्किंग क्लासेस टू whom मंडल आयोग वाज implemented एज ए ओबीसी आयोग। तो उसमें मुद्दा यह है कि आज तक सत्ता लोकतंत्र में ऊपर थी, फिर यह हुआ वो, यानी मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह ऐसे नाम नहीं लेता, लेकिन सत्य है कि एक जिसे फॉरवर्ड कास्ट कहते हैं उनकी सत्ता है। सबको लगता है कि भाई मेरा भी होना चाहिए कभी सत्ता। तो बैकवर्ड क्लास की होगी, शेड्यूल कास्ट की होगी, शेड्यूल ट्राइब की होगी, क्यों नहीं होगी? शेड्यूल ट्राइब की आज राष्ट्रपति बन गई, उनको कितना आनंद है। सभी देश भर में एक अपनी पहचान बन गई है, ऐसा उनको लगता है। ठीक है। तो यहाँ भी बीसी ये केवल चुनावी गणित नहीं है, ये कमिटमेंट है, और इसलिए वो हमने किया है, इसमें कास्ट का मुद्दा। ठीक है, चलते चलते प्रकाश जी, जो हर बार हम चुनाव से पहले जानना चाहते हैं, वो आपके मुंह से भी जानना चाहते हैं, कितनी सीटें लग रही हैं बीजेपी की मेजॉरिटी? बहुमत के लिए 60 लगती है, तो उससे आगे एक भी दोगे तो मुझे चलता है। अच्छा, तो 61 सीटों का आप कह रहे हैं कि इससे ज्यादा ही सीटें आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, हमारे साथ खास बातचीत।